को हमने स्टार्ट करना है क्रोनिक ल्यूकेमिया। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक्यूट ल्यूकेमिया था उसमें हमारे ब्लास्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एक्यूमुलेट होंगे, जो मेच्योर वाले लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, WBC काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादातर किस में नज़र आता है, ओल्डर अडल्ट में नज़र आता है, ठीक हो गया। तो क्रोनिक ल्यूकेमिया जो होता है ये भी हमारे पास ओल्डर अडल्ट में होता है। चिल्ड्रन में हमने एक ही पढ़ा है ALL, ठीक है, जो हमने बच्चों में पढ़ा था, वो भी हमारे पास B लिम्फोसाइट वाला ALL था। जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है उसके बारे में बताया हुआ कि सबसे पहले हम क्रोनिक लिम्फोसाइटेड जो है ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो नए B सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्रोनिक CLL में क्या होगा, हमारे नए B सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब वो क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, CD5 और CD20 एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये नॉर्मली हमारे जो T सेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो हमारे ये होते हैं ना क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के, ये B सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास CD5 और 20 जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। और इंक्रीज लिम्फोसाइट्स होते हैं और स्मज सेल्स हमें ब्लड स्मेयर में मिलते हैं, ठीक है। ब्लड स्मेयर में जब हम ब्लड स्मेयर करवाते हैं तो उसमें हमें इंक्रीज लिम्फोसाइट्स और स्मज सेल्स मिलते हैं। स्मज सेल्स की फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो नीचे इन्होंने दी हुई है 6.8 फिगर, ठीक है। तो ये वाली फिगर है, ठीक है, 6.8 ये वाली फिगर है। इसमें देखिए कि ये वाला जो आपको सेल नज़र आ रहा है कैसे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने ना नीचे दे दिया हुआ है, पीस दिया हुआ है इसको, ठीक है, तो प्रेस कर दिया हुआ है। तो दीज आर एक्चुअली द स्मज सेल्स जो आपको CLL में नज़र आते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के अंदर। और बाकी ऑब्वियसली ये जो आपको बाकी सारे नज़र आ रहे हैं, दीज आर द इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब B सेल्स का हमारे पास B सेल्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। जब भी आपके पास जो है ना लिम्फोसाइटी का कोई काम आएगा ना, मतलब लिम्फोसाइट्स कहीं ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है। और इसको हम स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा हम तभी यूज़ करते हैं जब उसके अंदर कोई मैस बनता है ना, तो यहाँ पर भी मैस बनेगा, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब जो है अब होता क्या है, देखें B सेल्स यहाँ पे ज़्यादा तो है, B सेल्स यहाँ पे है तो ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है B सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे से एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो B सेल्स यहाँ पे ज़्यादा तो हैं लेकिन वो अच्छे नहीं है, मतलब कि उनका काम जो है कि एंटीबॉडीज़ अच्छी सी बना के देना बॉडी को लड़ाई करने के लिए अगेंस्ट द एंटीजन। तो B सेल्स ज़्यादा हैं लेकिन वो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, नॉर्मली नहीं बनेगी, इस वजह से हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया होगा। तो ये नहीं कहना B सेल्स ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से अच्छी इम्यूनिटी हो जाएगी बॉडी की, नहीं। वो जो B सेल्स है वो किसी काम के नहीं है, जिसकी वजह से हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन को सफ़र करने पड़ेगा। और CLL के पेशेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यही होता है कि उनको मल्टीपल इन्फेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया इसमें होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद कर लें कि एंटीबॉडीज़ नहीं है ना, तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब इसको याद करने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ इसका कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। मोस्टली एसोसिएटेड ये होता है कि क्रोनिक CLL के पेशेंट्स में ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया स्टार्ट हो जाता है कि उसके जो ब्लड सेल्स के अंदर, उसके जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है RBCs की, ठीक है, ऑटो इम्यून हेमोलिसिस कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ये बात है। अच्छा, उसके बाद जो है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू द डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा। अगर बहुत ज़्यादा B सेल्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो B सेल लिम्फोमा बना देंगे, सिंपल सी बात है। उसको हम कहते हैं रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि उनकी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इनलार्ज हुए होते हैं, स्प्लीन भी इनलार्ज हुई होती है। तो सिंपली हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है, B सेल ज़्यादा हो रहे हैं, B सेल ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी जैसे जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो रही है, लिम्फोमा बन रहा है, मैस बन रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, लार्ज B सेल लिम्फोमा, ठीक है, इनलार्जिंग लिम्फ नोड्स इन द स्प्लीन। और ये एक्सप्रेस क्या करते हैं, ये आपने रिसेप्टर्स याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि हमें जो CLL के पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्लड स्मेयर के अंदर स्मज सेल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हेयरी सेल ल्यूकीमिया। हेयरी सेल ल्यूकीमिया में क्या होता है, हमारे जो मेच्योर B सेल्स होते हैं ना वो प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, जिनमें अच्छा इसमें भी मेच्योर B सेल्स हैं। ऊपर क्या आते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में नाइव B सेल्स है। नाइव ब्लू सेल्स मतलब वो अभी जो नए बन के आए थे, नए पैदा हुए थे, बॉर्न जस्ट अभी बन के आए थे, ठीक है। इसमें मेच्योर B सेल्स हैं, मतलब वो यंग हो गए हैं थोड़े, ठीक है, जवान हो गए हैं। तो इसमें जो प्रोलिफरेशन होगी मेच्योर B सेल्स की होगी, ठीक है। और इनके B सेल्स जो होते हैं वो इतने मेच्योर होते हैं ना कि उनके बाल भी आ गए होते हैं, इस तरह से याद कर ले। मेच्योर B सेल्स होते हैं, हेयरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। मैं दिखाती हूँ इनकी फिगर, ये देखेंगे आपको नज़र आ रहे हैं B सेल्स, इनके बाल आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे बाल निकले हुए हैं इधर साइड्स पे, ठीक है। तो ये वाले जो है मेच्योर B सेल्स जो आपको मिलेंगे ना, ये आपको मिलेंगे किसके अंदर, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में। इस वजह से इसको हेयरी सेल ल्यूकीमिया कहते हैं।
और इसमें जो पॉजिटिव होता है वो हमारे पास एंजाइम होता है, ये वाला ट्रैप एंजाइम नोन एज टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज। अब ये होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये हमारी स्प्लीन में जाते हैं और उसके जो रेड पल्प होता है ना स्प्लीन का, आपको पता है रेड पल्प होता है स्प्लीन का, वाइट पल्प होता है, तो वहाँ पे ये सारे जो हेयर सेल्स होते हैं ना वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्प्लीन का साइज़ लार्ज हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। और जब हम और ये बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब हम बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं तो हमें ड्राई टैप फील होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी इसमें नहीं होती है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती, तो इस तरह से आप इसको जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि आप सोच सकते हो कि बी सेल्स हैं लेकिन लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने याद इस तरह से करना है कि बी सेल्स हैं, बाल वाले हैं, मिच्योर हैं, जब उनके ऊपर हेयर्स हैं और वो हमारे ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। कहाँ पे ट्रैप हो गए हैं? स्प्लीन के रेड पल्प में, ठीक है। और उनके अंदर ट्रैप से ही आपने याद रखना है कि इनके अंदर जो पॉजिटिव होता है क्या, एंजाइम टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज। अब इनको ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? क्लाड्रिबीन जो होता है उससे हम ट्रीट करते हैं, एडिनोसिन डियामाइनेज इनहिबिटर होता है, और एडिनोसिन जो होता है वो इनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी इनको क्रिएट होती है और ये मर जाते हैं, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, CLL पढ़ा है जिसमें नाइव बी सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे थे, हेयरी सेल ल्यूकीमिया पढ़ा जिसमें मैच्योर बी सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे थे। अब जो हम पढ़ने लगे हैं एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो हमारे मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। अब इनकी एसोसिएशन होती है हमारे पास एक वायरस के साथ जिसको हम कहते हैं HTLV, ठीक है। ये वाला वायरस होता है हमारे पास, ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस होता है ये, और ये मोस्ट कॉमन होता है जापान के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं कि पेशेंट को रैश हो जाती है इसमें, ठीक है, स्किन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। और इसके अलावा जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, ऑब्वियसली होगा। और बोन्स के अंदर जो है पंच्ड आउट जो है ना हमारे पास लाइटिक लीजन्स होंगी, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, सारा बोन की जो चीज़ें हैं ना वो टूट टूट के बाहर आएंगी, कैल्शियम, जिसकी वजह से मतलब कैल्शियम बोन के अंदर से निकल जाएगा ना जब बोन टूटेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पंच्ड आउट बोनी लीजन्स मिलती हैं हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है तो ये जो है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं, मैं इनकी फिगर भी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद माइकोसिस फंजॉइड्स है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मैच्योर टी सेल्स जो है उनकी प्रोलिफरेशन होती है स्किन के नीचे, यहाँ पे भी स्किन रैशेस बनती है, प्लेग्स और नोड्यूल्स बनते हैं, इनकी बहुत बुरी हालत होती है पेशेंट्स की, मैं दिखाती हूँ आपको। और जो है ना इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेशन हो जाती है नियोप्लास्टिक सेल्स की एपिडर्मिस के नीचे ना, तो एपिडर्मिस के नीचे जो रैशेज इन्होंने बनाई होती है ना वहाँ पे माइक्रो एब्सिसेस बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं पेटी रेयर एब्सिसेस, ठीक है। और ये ब्लड में जब ये सेल्स जाते हैं ना, जब ये सेल्स जो है हमारे ब्लड में चले जाते हैं, पहले वो स्किन में है ना, और वहाँ से स्किन से ये ब्लड में जब स्किन से मतलब स्प्रेड करेंगे ब्लड से, तो वहाँ पे सीजरी सिंड्रोम का कॉज करेंगे। सीजरी सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेरिब्रम लाइक होते हैं, इनको हम कहते हैं सीजरी सेल्स। ये ब्लड स्मीयर में हमें नज़र आते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप सेल देखें ना तो इसके ऐसे लोब्स लाइक बने हुए हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन लाइक सेल्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो ये पिक्चर्स देख लें, ये किस तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, हेयर्स नज़र आ रहे हैं इनके, दीज आर द हेयरी सेल ल्यूकीमिया, जिसमें ये एक्चुअली हमारे मैच्योर बी सेल्स होते हैं जो जाके अटक जाते हैं हमारे स्प्लीन के अंदर, रेड पल्प के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इनके अंदर ट्रैप पॉजिटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये आपने वो चीज़ें याद रखनी है इसकी। और इसके अलावा ये है कि लिम्फोडेनोपैथी में एब्सेंट होती है। उसके बाद ये हमारे एक्चुअली एडल्ट टी सेल लिम्फोमा है, जो कि मैंने आपको बताया कि वायरस होता है HTLV, उससे ये कॉज होता है। लेटिक बोन लीजन्स इसमें हमें मिलती हैं, हमें रैशेज मिलती हैं इसके अंदर, ऑस्टियोक्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से लेटिक बोन लीजन्स होंगी, स्किन डिजीज़ होगी, रैशेज होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी भी हमें नज़र आएगी। और ये आपके एक्चुअली माइक्रो एब्सिसेस हैं जो हमें एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमें किस में मिलते हैं, माइकोसिस फंजॉइड्स में, ठीक है। जो माइकोसिस फंजॉइड्स के पेशेंट्स होते हैं उसमें CD4 टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे जो है इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्किन के अंदर, और नियोप्लास्टिक सेल्स जो कैंसर सेल्स होते हैं वो नीचे इस तरह से माइक्रो एब्सिसेस बना देते हैं। ये माइकोसिस फंजॉइड्स की हमारे पास स्किन इस तरह से रैशेज होती है और पेशेंट इस तरह से हो जाता है कैंसर के अंदर ना, इस तरह की अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं सीजरी सिंड्रोम के, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि सेरिब्रोफॉर्म न्यूक्लियल आए होते हैं।
अब हमने बात करनी है जो हमारे हैं क्रोनिक जो हमारे पास ल्यूकीमियाज़ हैं उनमें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, अभी हमने जो पीछे बात की है वो टी और बी सेल्स के थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो नाइव टी बी सेल्स का था उसको हमने क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कह दिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया सॉरी कह दिया। और जो हमारे पास मेच्योर बी सेल्स का तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया था। जो हमारे पास जो है CD4 मेच्योर टी सेल्स का था और डल टी सेल ल्यूकीमिया था। और इसके अलावा जो है उनका भी था माइकोसिस फंजियोइड्स। ठीक है, वो सारे हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स थे उनका क्रोनिक ल्यूकीमिया था। ठीक है, अब हमने बात करनी है जो माइलॉइड लिंकेज के जो हमारे सेल्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे अगर RBC ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया वेरा होगा। अगर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा। ठीक है, अगर उसमें जो है वो इसेंशियल अगर तो प्लेटलेट्स उनमें ज़्यादा हो जाते हैं तो इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है क्या ज़्यादा हो जाए, अगर हमारे पास मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा हो जाए तो माइलोफाइब्रोसिस होगी। ये मैंने आपको बताया था ना, तो हमने यहाँ पे यही डिस्कस करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि यहाँ पे माइलॉइड लीनिएज के जो मेच्योर सेल्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, उनका कैंसर हो जाएगा और ये लेट एडल्टहुड में होता है, तकरीबन 50 से 60 साल में। अभी तक जितनी भी हमने एजेस देखी हैं वो सारी बूढ़े लोगों में जा रही हैं, सवाए जो हमने जो ALL देखा था, BALL वो बच्चों में था और जो TALL था वो अडल्ट्स में था। बाकी सारे अभी तक बूढ़े लोगों में है। ठीक है, और हाई WBC काउंट होता है, इसमें हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो जाती है क्योंकि सेल ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा बन रहे हैं माइलॉइड लिंकेज के, वो ज़्यादा हो गए हैं। उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलॉइड सेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा ना कि CML में ये ज़्यादा हो जाएंगे, पॉलीसाइथेमिया वगैरह में ये ज़्यादा हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास उसमें वही ज़्यादा हों, पॉलीसाइथेमिया वगैरह में RBCs ही ज़्यादा हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंस उनकी होती है, इस वजह से हम उनको जो है ना कहते हैं कि RBCs का ये ट्यूमर है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि हाइपर यूरिसीमिया और गाउट का जो है ना रिस्क ज़्यादा हो जाता है, टर्न ओवर ऑफ सेल्स। ये आपको पता है ना कि जब भी हमारे सेल्स टूटते हैं ना, कैंसर सेल्स, ठीक है, उनके अंदर से DNA रिलीज़ हो जाता है, DNA में से यूरिक एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारी बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया और गाउट की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि प्रोग्रेशन हो सकती है बोन मैरो फाइब्रोसिस की तरफ और एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ। ठीक है, अब ये हम क्रोनिक जो है ना हम पा रहे हैं ना क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक या माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये एक्यूट की तरफ जा सकता है। ठीक है, मींस कि एकदम से पेशेंट को जो है एक्यूट के सिम्टम्स आएंगे और पेशेंट जो है वो हमारे पास जो है मतलब सिम्टम्स के साथ, अब्रप्ट सिम्टम्स के साथ आएगा ना, तो मैरो फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो जाएगी, बोन मैरो किसी काम की नहीं रहेगी, एंड पे जाके वो थक जाएगी ना। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसमें मैंने आपको बताया कि किसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है, माइलॉइड जो मेच्योर सेल्स होते हैं जिनमें ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। मोस्टली जो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं वो आपने याद रखना है। पीछे जब पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि बेसोफिलिया जो है वो किस में होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। आई होप आपको याद होगा। तो बेसोफिल्स इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें जो म्यूटेशन आती है वो किसकी आती है, वो हमारे पास 922 की आती है। ठीक है, 922 की जो है वो आती है, इसमें म्यूटेशन 9 जो है ट्रांसलोकेशन होती है और उसकी वजह से BCR एबल जो है फ्यूजन प्रोटीन बनती है और वो उसकी वजह से टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और कैंसर प्रोग्रेशन होती है। BCR एबल ये वाली जो हमने ट्रांसलोकेशन देखी थी, हमने एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में भी देखी थी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में देखी थी, आपको याद होगा। और उसमें दूसरी भी एक थी जो बच्चों के अंदर थी और ये वाली हमने देखा था कि बड़ों में कॉमन थी और ये ज़्यादा ख़तरनाक थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 922 वाली ट्रांसलोकेशन होती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि हम इमातिनिब दे दें। इमातिनिब क्या करता है, ये जाके इस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ट्यूमर प्रोग्रेशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो क्या होगा, मतलब कि स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी इसमें भी। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में स्प्लीनोमेगैली जो है ये कॉमन होता है और इससे हमें पता चलता है कि जो कैंसर है वो एक्सेलरेटेड फेज़ में चला गया। ठीक है, दरअसल ना इसकी हमारे पास 3 फेजेस होती है। एक हमारे पास क्रोनिक फेज़ होती है। ठीक है, एक हमारे पास एक्सेलरेटिंग फेज़ होती है और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस होती हैं इसकी। ठीक है, 3 फेजेस होती हैं। अब जो क्रोनिक फेज़ होती है ना उसमें स्प्लीन इनलार्ज हो गई होती है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फेज़ में स्प्लीन इनलार्ज हो रही होती है।
ठीक है, अभी हो रही होती है, फुली इलाज नहीं होती, और ट्रांसफॉर्मेशन होती है फेज़। तो यहाँ पे जो बात इन्होंने की हुई है वो ये कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड फेज़ में होती है, ठीक है। स्प्लीन जो है वो एक्सेलरेटेड फेज़ में होती है, इस वजह से वो इनलार्जिंग हो रही होती है, मतलब इनलार्ज हो रही होती है, ठीक है। इनलार्जिंग स्प्लीन मतलब कि अभी स्प्लीन इनलार्ज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ इन द एक्सेलरेटेड फेज़। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्लीन इज़ इनलार्जिंग एंड इज़ इन द एक्सेलरेटेड फेज़, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमने बताया कि इसके कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि ये AML की तरफ या ALL की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है, क्योंकि ये म्यूटेशन जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर है। उसके बाद ये है कि ये डिस्टिंग्विश होती है ल्यूकेमाइड रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हमने जब रॉबिन से किया था तब भी हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया था कि ल्यूकेमाइड रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे WBC जो है उनका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हमने जो डिस्कस कर रहे हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसमें भी WBC का लेवल ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि पेशेंट जो है उसको ल्यूकेमाइड रिएक्शन हो रहा है या उसको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ठीक है। तो 3 तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। 3 तरह से हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले कि नेगेटिव ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एक तरफ हमारे WBC ज़्यादा हुए होते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन में, तो उनके अंदर पता है ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ल्यूकोमाइड रिएक्शन जो होता है जिसमें WBC ज़्यादा हुए होते हैं उनमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे जो CML के WBCs होते हैं वो तो फजूल वाले होते हैं ना, ज़्यादा हुए होते हैं लेकिन फजूल होते हैं, तो उनके अंदर इस तरह के एंजाइम्स हमें नहीं मिलते, ठीक है। और CML के जो हमारे पास होते हैं बेसोफिल्स, वो इंक्रीज बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स इंक्रीज होते हैं। अब आपने अभी ये देखा है कि CML में होते तीनों ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बेसोफिल्स मिलते हैं, जबकि ल्यूकोमाइड रिएक्शन में आपको WBCs ओवरऑल ज़्यादा मिलते हैं, सिर्फ बेसोफिल ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा जो अभी हमने देखा कि इनमें ये वाली ट्रांसलोकेशन हुई होती है 922 के दरमियान में BCR एबल वाली, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये वाला ल्यूकोमाइड रिएक्शन में एब्सेंट होता है। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस के क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में कि बेसोफिल्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, 922 ट्रांसलोकेशन होती है, स्प्लीनोमेगाली होती है, इनलार्जिंग स्प्लीन मिल रही होती है आपको, ये हमारे पास प्रोग्रेस कर सकता है AML और ALL से। हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन से, सो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।